स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हिटलर ने डेमोक्रेसी को ख़त्म करके अपने रूल्स रेगुलेशन स्टार्ट करने शुरू कर दिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे रिकन्स्ट्रक्शन। हिटलर ने किस तरीके से जर्मनी का रिकन्स्ट्रक्शन किया। हिटलर ने जितनी भी उसकी इकोनॉमी थी उसको रिकवर करने के लिए उसकी सारी जिम्मेदारी हॉलमार्क साख्त को सौंपी और साख्त ने हिटलर को एडवाइस किया कि जितनी भी गवर्नमेंट के पैसे से जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनमें 100% प्रोडक्शन और 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाए, तभी वो फेमस होंगे। वो प्रोग्राम सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो तभी लागू किए जा सकेंगे। और जो फेमस जर्मन हाईवे है या जो कार जो जनता की कार फॉक्सवैगन जो योजना है वो इसी प्रोग्राम के तहत स्टार्ट की गई थी। ठीक है। फॉरेन पॉलिसी जो थी वहाँ पर भी हिटलर ने को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से भी अपने आप को अलग कर लिया और 1936 में राइनलैंड पर उसने दोबारा से अपना कब्जा कर लिया और वहाँ पर एक नई पॉलिसी स्टार्ट की, एक जन एक साम्राज्य एक नेता। ठीक है। यानी इसीलिए उसने राइनलैंड पर अपना कब्जा किया था। वो इसे कि यहाँ पर कौन सी पॉलिसी हो जाएगी, यानी सभी पूरे एरिया में एक ही जनता रहेगी, एक ही का राज्य रहेगा, किंगडम रहेगा और एक ही जो है राजा नेता रहेगा। और इसी पॉलिसी के चलते उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को भी अब जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के जो जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, सुडेटलैंड जो उनका एरिया था, वहाँ पर उसने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को उसने हड़प लिया। इस जो टाइम चल रहा था इसमें इंग्लैंड जो है पूरी तरीके से उसको अपना समर्थन दे रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में अभी भी जो वर्साइल की ट्रीटी थी उसके नाम पर जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई थी। इंग्लैंड को अभी भी लग रहा था कि वर्साइल की ट्रीटी में जर्मनी के ऊपर जो बहुत उसके साथ अत्याचार किया गया है, बहुत गलत उसके साथ जो है उसको हट जाने के तौर पर उनसे मांगा गया है। जितने भी डोमेस्टिक और जितने भी फॉरेन जो फ्रंटियर थे वहाँ पर जल्द से जल्द उसको कामयाबी मिले ऐसा उसको लग रहा था। और अब उसको लग रहा था कि उसके देश की जो किस्मत है वो अब बिल्कुल पलटने वाली है। ठीक है। तो उसको लगने लगा था हर जगह उसकी, यानी अब उसको कामयाबी मिलती रहेगी। तो हिटलर रुका नहीं, वो चलता रहा, अपनी पॉलिसीज़ को लागू करता रहा। साख्त ने भी हिटलर को एडवाइस दी कि सेना और हथियार पर वो ज़्यादा पैसा खर्च ना करे, लेकिन जो साख्त ने उसको ये एडवाइस दी थी कि अभी खर्चा नहीं करना है क्योंकि हमारा जो सरकारी बजट है वो अभी घाटे में चल रहा है, तो उसको ये पसंद नहीं आई। जो नाजी जर्मनी से भी उसने उनको एहतियात पसंद लोगों को कोई स्थान नहीं था वहाँ पर भी। तो जो हिटलर था उसने साख्त को उनके पद से हटा दिया और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था इससे निकलने के लिए जो हिटलर को लगा कि सिर्फ इससे हम युद्ध के द्वारा ही निकल सकते हैं, हम वार करके ही निकल सकते हैं। और जितनी भी राष्ट्रीय सीमाएं थी उनका विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को वो इकट्ठा करना चाहता था। ठीक है। और इसी को अपने ध्यान में रखते हुए 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर भी हमला कर दिया और इसी वजह से उसको जब उसने पोलैंड पर हमला किया तो वहाँ से उसको फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी युद्ध करना पड़ा। 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ भी जो ट्रीपेट्रिएट यानी 3 पक्ष का जो संधि थी उस पर साइन किए। ठीक है। यानी जर्मनी और इटली और जापान, ये जो संधि थी यानी जो ट्रीटी थी इसमें इंटरनेशनल पावर थी। ठीक है। इंटरनेशनल पावर में हिटलर का जो दावा था वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, यानी अब हिटलर भी इंटरनेशनल जो पावर बनने लगा। यूरोप के ज़्यादातर जितने भी राष्ट्र थे वहाँ पर नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाले जो लोग थे उनकी सरकारें बन गई थी और 1940 में हिटलर ने अपनी ताकत को बिल्कुल ही चरम पर पहुंचा दिया था। ठीक है। यानी हिटलर जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था 1940 तक। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम कॉन्क्यूरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब जो हिटलर था उसका जो पूरा ध्यान था वो जो उसका बहुत पुराने टाइम से उसका एम था कि वो ईस्टर्न यूरोप को जीतेगा, उसकी तरफ लगा हुआ था।
वो जर्मनी जनता के लिए सारे संसाधन और जो रहने की जगह है उसका इंतजाम करना चाहता था। 1941 में, जून 1941 में जो सोवियत संघ थी उस पर हिटलर ने, सोवियत यूनियन पर हिटलर ने हमला कर दिया। और हिटलर की ये सबसे बड़ी जो हिस्टोरिक ब्लंडर माना जाता है इसको, यानी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है कि उसने जो सोवियत यूनियन पर हमला किया था। इसके बाद तो जर्मनी की जो पश्चिम मोर्चे वाली ब्रिटिश वायुसेना के बराबर बमबारी वहाँ पर शुरू कर दी। और जबकि जो इसका ईस्टर्न वाला जो फ्रंट था वहाँ पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को अभी भी बहुत अच्छे से लड़ रही थी जर्मनी के साथ। सोवियत जो थी, यानी जो सोवियत आर्मी थी, वो लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मनी को बिल्कुल ही वहाँ पर हरा दिया। और सोवियत लाल सेना ने पीछे हटते जर्मनी सिपाहियों का अंत तक पीछा नहीं छोड़ा, यानी जब तक वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए और जब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। और लास्ट में बर्लिन के बीचों बीच वो जा पहुँचे, यानी बर्लिन तक वो पहुँच गए। और इस घटना ने लगभग पूरी जो आधी सदी थी उसके लिए पूरे यूरोप पर सोवियत यूनियन था उसका कंट्रोल कर दिया था। पूरे यूरोप पर अब सोवियत जो है उसकी सारी पावर आ गई थी, यानी सोवियत जो है अब बहुत ज़्यादा यूरोप पर उसका अधिकार हो गया था। अमेरिका जो था सबसे पहले तो इस युद्ध में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, वो इस युद्ध से बचा हुआ था, ठीक है, वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था अपने आप को। लेकिन अमेरिका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो उसके यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे वो उसको दोबारा से फेस नहीं करना चाहता था। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फेस करनी पड़ी वो दोबारा नहीं करना चाहता। इस वजह से अब वो युद्ध में नहीं आना चाहता था। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक वो क्या था, युद्ध से दूर नहीं रह सका, उसको भी युद्ध में आना पड़ा। अब जब ईस्ट में जापान की ताकत फैलती जा रही थी तो उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर अपना जो कंट्रोल कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया। और पैसिफिक ओशियन में अमेरिकी की जो नौसेना थे वहाँ पर पूरे हमले की उसने योजना बना ली। अब जो जापान ने, यानी हिटलर के समर्थन मिला, जब हिटलर ने उसको बोल दिया, परमिशन दे दी, तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी कर दी। और इस वजह से अब जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया तो जब अमेरिका को भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ा, अब वो भी इस युद्ध में आ गया। लेकिन जो ये युद्ध जो था, जब मई 1945 में जब हिटलर हार गया, ठीक है, और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर थे वहाँ पर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिए, तब ये युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ, ठीक है। फ्रॉम द ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ या हेलमुट और उसके पिता की कहानी को हम दोबारा जानेंगे। ये जो है पूरे नाजी के जुल्मों की कहानी है, यानी नाजी जो है नाजी की ही कहानी है। नेक्स्ट है द नाजी वर्ल्ड व्यूज़, नाजी के क्या वर्ल्ड व्यूज़ थे, उनकी क्या पूरे वैश्विक दृष्टिकोण था। द क्राइम्स इन नाजीज कमिटेड वर लिंक टू सिस्टम टू बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिस। और जो नाजी जो है वो लगातार क्राइम्स किए जा रहे थे, और वे विशेष तरह से किस तरह के क्राइम किए जा रहे थे, यानी जिससे जो उनके बिलीव्स हैं या जो उनकी प्रैक्टिस हैं उनको ख़त्म किए जा रहे थे, उनसे रिलेटेड। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस ऑफ हिटलर वर्ल्ड व्यूज़, और नाजी की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल हिटलर के जैसा, हिटलर का वर्ल्ड व्यूज़ था बिल्कुल उसी की तरह थी। और इस पूरे विश्व के दृष्टिकोण को अब सारे समाज को बराबरी का हक नहीं था, यानी अब पूरा ये जो वर्ल्ड व्यूज़ था इसमें पूरे समाज में बराबरी का हक नहीं था। सबको अब जो रेसिकल, यानी उनको नस्ल के आधार पर बेहतर समझा जाता था, ठीक है, कोई नस्ल के आधार पर इनको बेहतर या अच्छा या बुरा समझा जाता था, ठीक है। इन दिस व्यू, इस व्यू में अगर हम देखें तो ब्लॉन्ड जो नीली आंखों वाले होते थे, और नॉर्डिक जर्मन जो आर्य थे, ठीक है, आर्यन जो थे वो सबसे ऊपर थे, ठीक है, यानी जो ब्लॉन्ड और जिनकी आइज ब्लू होती थी, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन थे वो सबसे ऊपर थे। बट जो ज्यूज थे वो सबसे नीचे आते थे, यानी इस जो रेसिकल ये
रेसिकल के आधार पर उन्होंने जो हायरार्की थी, रेसिकल हायरार्की जो थी, इसमें तो जो हमारे ये ब्लू आइज नॉर्डिक जर्मन जो थे वो सबसे ऊपर थे, ज्यूज जो थे वो सबसे नीचे थे, एंड दे केम टू बी रिगार्ड एंटी रेस आर्क एनिमीज ऑफ आर्यंस। और ये जो ज्यूस थे, ज्यूस को नस्ल का विरोधी या आर्यंस का बहुत ज़्यादा दुश्मन माना जाता था। ठीक है, वो उनसे आपस में कभी भी वो मिलते नहीं थे, वो उनसे जेलस करते थे। बाकी जितने भी समाज थे वो उनको इस रेसिकल हायरार्की से के हिसाब से ही बांटा गया था। ठीक है, उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मनी आर्यो या उनको ज्यूस के बीच में रखा गया था। हिटलर की जो रेसिकल जो सोच थी वो चार्ल्स डार्विन थे या हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उनके सिद्धांतों पर ही आधारित थे। बिल्कुल, डार्विन जो कौन थे, एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो विकास और प्रकृति का जो सिलेक्शन है, जो नेचर का प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, उसकी अवधारणा के द्वारा उन्होंने पौधों और पशुओं के उत्पत्ति के बारे में बताया है। और बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने भी हम जो अतिजीवितता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सबसे अच्छा बताया है। यानी वही लोग जिंदा बचेंगे जो सबसे योग्य है। ठीक है, तो उन्होंने ये विचार दिया था। इसका मतलब ये है कि जो प्रजातियां बदलते हुए अपनी वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगी। यानी जैसा अभी सारा उनका एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, जो उनका हर कंडीशन चेंज हो रही है, जिसके हिसाब से उसी के हिसाब से अगर वो अपने आप को ढाल लेंगी तो वो जिंदा बचेंगी। ठीक है, और इसको ध्यान में रखना चाहिए कि जो डार्विन ने ये जो चयन का सिद्धांत है, इसको एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा है। इसमें जो इंसान है उसका हस्तक्षेप की उन्होंने कभी भी इसका हस्तक्षेप के बारे में नहीं बोला है। लेकिन जो रेसिकल विचारक हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने पराजित समाज को अपने साम्राज्य में उचित ठहराने के लिए डार्विन के विचार का ही सहारा लिया। और इसमें जो नाजियों की जो दलील थी वो बिल्कुल ही सिंपल थी। नाजियों की क्या दलील थी? उनकी दलील थी कि जो नस्ल सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही जिंदा रहेगी। ठीक है, यानी जो स्ट्रॉन्ग रेस है वही सरवाइव कर सकेगी, और जो वीक है, ठीक है, वो नस्ल क्या है, वो ख़त्म हो जाएगी, अपना दुनिया में वर्चस्व कायम नहीं करेगी। तो इस हिसाब से आर्यन जो थी वो सबसे अच्छी नस्ल थी, एंड इट हैड रेन इट्स प्यूरिटी, और वो अपनी शुद्धता को, प्यूरिटी को बनाए रख सकती थी। स्ट्रोंगर जो ताकत है वो ताकत हासिल कर सकती थी, और दुनिया में जो अपना डोमिनेट द वर्ल्ड, और वो दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर सकती थी। ठीक है, हिटलर की जो विचारधारा थी, द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट, जो हिटलर की विचारधारा थी वो दूसरे जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड थी। और क्या था? लेबेंसराउम जो था, और लिविंग स्पेस, ये जो कॉन्सेप्ट था लिविंग स्पेस, इससे उसकी विचारधारा प्रभावित थी। वो ये मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक क्षेत्रों पर उसे कब्जा करना ज़रूरी है। यानी जब मैं ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लूँगा तभी मेरे लोग हर जगह बच सकते हैं। ही वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल एनेबल द शेल्टर्स अ न्यू लैंड रिटेन इंटीमेट लिंक विद प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। और इसके लिए उसने सिर्फ अपने देश का मतलब इसे अपने मात्र देश का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि नए क्षेत्र में जाकर बसने वाले जो लोग थे उनके साथ भी अपने जो रिलेशन है वो अच्छे करने पड़ेंगे, और उनमें अच्छे करने के लिए उसे कोई भी कठिनाई सामने नहीं आएगी। यानी वो अपने जो देश है उसका क्षेत्रफल एरिया बढ़ा सकता है। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र जो है वो रिसोर्सेज और बहुत सारी जो पावर है वो इकट्ठा कर सकता है। हिटलर इंटीड द एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड
कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकल इन वन प्लेस। और जो ईस्ट में हिटलर जो था वो जर्मनी की सीमाओं को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता था, ताकि सारे जर्मनों की जो जियोग्राफिकल दृष्टि से वो सबको इकट्ठा कर सके, यानी सारे जियोग्राफिकली रूप से जितने भी जर्मन हैं वो एक साथ आ जाएं। और इसीलिए उसने पोलैंड में एक लेबोरेटरी बनाई फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेसिकल स्टेट। अब रेसिकल स्टेटमेंट को किस तरह से यानी जो नस्लवाद राज्य की स्थापना कैसे की। Once in power, the Nazi quickly began to implement their dream of creation of exclusive racial community of pure German by physically elimination by all those who were seen undesirable in the extended empire। और जब सत्ता में आ गया नाजीवादी, तो सत्ता में आने के बाद ही सत्ता में पहुंचने के बाद नाजियों ने जो शुद्ध जर्मन थे, ठीक है, शुद्ध जर्मन के जितने भी विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को वो लागू करना चाहता था, यानी हर जगह शुद्ध जर्मन की स्थापना करना चाहता था। सबसे पहले उन्होंने जितना भी जर्मनी के जो एक्सपेंड किया था जर्मनी को, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने जर्मनी को एक्सपेंड करने के लिए साम्राज्य में जितने भी उस समाज में नस्ल थे उनको समाप्त करना शुरू कर दिया। और कौन सी नस्ल को? जो अवांछित थे, अनडिजायरेबल थे, यानी जो शुद्ध नहीं थे, उनको उसने ख़त्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, नॉर्डिक जर्मन जो आर्यन थे उनके अलग जितने भी लोग थे उनको उसने ख़त्म करना शुरू कर दिया। नाजी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यन का समाज बनाना चाहते थे। वो ऐसा समाज चाहते थे जिसमें सिर्फ कौन हो? प्योर, जो शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यन ही हो। उनकी नज़र में ऐसे लोग वांछित थे, केवल ये ही लोग जो जिन्हें तरक्की और अपने वंश के विस्तार के योग्य माना जा सकता था, यानी नॉर्डिक जर्मन को ही आगे बढ़ने का मौका मिल सकता था। बाकी इनके अलावा जितने भी लोग हैं वो सब अनडिजायरेबल हैं, वो सब अवांछित हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे जर्मन को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है जिन्हें नासी या तो इम्प्योर मानते हैं या एब्नॉर्मल मानते हैं, ठीक है, वो जिंदा नहीं रह सकते। यूथनेजिया, जहाँ पर मीन्स क्या है? जो दया की मृत्यु कार्यक्रम के दौरान ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसमें बाकी जर्मन अफसरों के साथ साथ हेलम्यूट के पिता ने भी बहुत सारे ऐसे जर्मनों को मारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से बिल्कुल अयोग्य मानते थे, ठीक है, यानी वो मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक नहीं है। ज्यूज वर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड अनडिजायरेबल। ज्यूज जो है वो इस कम्युनिटी में बिल्कुल अवांछित की श्रेणी में रखा गया था उनको। और देयर वर अदर, बाकी और भी थे, और भी नस्ल थी जिनको इस तरह का बिल्कुल ही अनडिजायरेबल माना गया था। मैनी जिप्सीज एंड ब्लैक लिविंग इन नाजी वर कंसिडर्ड रेसिकल इन्फीरियर हु ट्रीटेड द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आयरन रेस। जर्मन में रहने वाले जितने भी जिप्सीज थे या जो ब्लैक थे, उनकी पहले तो जर्मन नागरिकता उनसे छीन ली गई और फिर उन्हें मार दिया गया। और इस तरीके से जो रूस और जो पोलिश में रहने वाले जो लोग थे उनको भी मनुष्य से जो उनके नॉर्डिक आर्यन थे उनसे कम माना गया। अब जर्मनी में पोलैंड और रूस के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था और वहाँ के जितने भी लोकल लोग थे उनको बहुत ही बुरी स्थितियों से गुलाम बनाकर गुलामों की तरह काम पर उनको लगा दिया था, ठीक है। उन्हें उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया था कि उन्हें बिल्कुल इंसान के लायक भी नहीं माना गया था। उनके साथ बहुत सारा अत्याचार किया गया, उन्हें बहुत सारे काम सौंप दिए गए और वो भूखे और बोझ से ही मर गए, यानी इस तरीके से उनके गुलामों की तरह काम करवाया गया। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफर्स इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी जो थे वो ज्यूस का बहुत बुरा हाल रखते थे, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। नाजी हर्टेड और ज्यूस एंड प्रिक्यूरर इन ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड ज्यूस। नाजी जो थे वो यहूदियों से, जो ज्यूस थे उनसे दुश्मनी करते थे और उनका दुश्मनी जो थी वो ईसाई धर्म में जो उनकी पहले से जो घृणा है उसके ऊपर थी। यानी उनका ये आरोप था कि जो ईसा मसीह हैं उनको
ज्यूज़ ने ही मारा था, इस वजह से वो उनको हेट करते थे। और ईसाइयों की दृष्टि में भी जो ज्यूज़ हैं वो हत्यारे और सूदखोर है। ठीक है, मिडिल तक जो ज्यूज़ थे उनको ज़मीन का मालिक बनने की बिल्कुल मनाही थी। जब मिडिवल था तो तब तक उन्हें ज़मीन का मालिक नहीं बनाया गया था। ये लोग ज़्यादातर क्या करते थे, अपना काम करते थे या पैसे उधार देकर अपना जो है अपने परिवार का गुजारा करते थे। और बाकी जो समाज था वो अलग बस्तियों में रहता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, घेटो कहा जाता था। घेटो यानी जो समाज से बाहर रहते थे। नस्ल के आहार जब रेसिकल हायरार्की के आधार पर उन्होंने बार बार इस कास्ट के लोगों को, इस रेस के लोगों को उन्होंने बहुत बार, कई बार उनका सफाया कर दिया। उनके खिलाफ जब तब कभी भी मतलब वो इकट्ठा कर कर हिंसा कर देते थे और उनको उनकी बस्तियों से बाहर निकाल देते थे। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचाने का एक मार्ग फिर भी दिया था। क्रिश्चियनिटी जो है उन्हें बचाना चाहती थी। और वो क्या था, किस तरीके से वो उनका जो धर्म जो है उसको चेंज करके, उनका धर्म परिवर्तन करके उनको बचाना चाहती थी, यानी अपने धर्म में उनको चेंज कर लेना चाहते थे। मॉडर्न जो पीरियड था, मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे ज्यूज़ ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। ठीक, यानी बहुत सारे मॉडर्न पीरियड में जितने भी ज्यूज़ थे वो अपने आप को बचाने लगे थे। कैसे, वो जो क्रिश्चियनिटी थी उसको अपना लिया था उन्होंने। लेकिन अभी भी क्या था, और जानते बूझते वो जो जर्मन कल्चर है उसमें अपने आप को उन्होंने अपना लिया। लेकिन ज्यूज़ के प्रति अभी भी हिटलर जो था उसकी जो हेट था वो कम नहीं हुआ था। और वो अभी भी जो नस्ल के आधार पर उनकी हायरार्की है उसके आधार पर वो उनको हेट करता था। और ये जो नफ़रत थी, इस नफ़रत में ज्यूज़ की जो प्रॉब्लम थी उसका हल केवल ये कन्वर्जन था, जो उनके धर्म का जो कन्वर्जन हुआ था यही नहीं निकाला जा सकता था। ठीक है, यानी ये एक खाली उनका यही सॉल्यूशन नहीं था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का हल कैसे है, जितने भी ज्यूज़ हैं उनको मार दिया जाए, उनको सफाया कर दिया जाए, तभी हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इसी वजह से फ्रॉम 1938 जो नाजी यहूदी थे उन्होंने कई तरह के उनके ऊपर अत्याचार किए, उनको टॉर्चर किया, उन्हें बिल्कुल ही गरीब कर दिया। उनकी जितने भी लाइवलीहुड थे उनको उनसे अलग कर दिया। ठीक है, जितने भी उनके आजीविका के साधन थे उससे छीन लिए और बाकी जो शेष जो लोग थे उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया। बहुत सारे जो ज्यूज़ थे वो देश छोड़कर जाने लगे। और 1939 से 45 के जो सेकंड फेज था उसमें जितने भी ज्यूज़ थे उनको कुछ विशेष एक एरिया में इकट्ठा कर लेते थे और लास्ट में पोलैंड में जितने जो गैस चैम्बर बनाए थे वहाँ पर उनको ले जाकर मारने की उन्होंने एक प्लान बनाया कि वहाँ पर सबको ले जाकर मार देंगे। नेक्स्ट है द रेसिकल यूटोपिया। अंडर द शेडो ऑफ वार, शेडो की जब वार चल रही थी तो नाजी जो थे वो अपने आपको कातिलाना या जो नस्ल के आधार पर वो अपना एक अलग से लोक बनाना चाहते थे, तो उस तरीके की सोसाइटी के निर्माण में वो लग गए। और जो वो लोगों को मार रहे थे और या जो युद्ध हो रहा था, ये दोनों एक ही तरह की बातें हैं। जब पोलैंड हार गया तो वो पूरी तरह से पोलैंड को नष्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, यानी पोलैंड जब हार गया तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। मच द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स्ड टू जर्मनी, नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड को उन्होंने जर्मनी में मिला दिया और पोलैंड की फोर्स किया गया उसको यहाँ से जाने के लिए, यानी लोगों को उनके घर से निकलने के लिए और जितना भी उनका माल था वहीं छोड़कर जाने के लिए उनको मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के जितने भी कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जो जर्मनी है वो यहाँ आकर बस जाए। ठीक है, इसके बाद जो पोलैंड वासी थे उन्हें वहाँ से जैसे जानवरों को छोड़ देते हैं इस तरीके से उन्हें खदेड़ दिया गया और जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे भाग में पहुँचा दिया गया। जर्मन जो साम्राज्य था वहाँ पर जितने भी अनडिज़ायरेबल जो तत्व थे उनको जनरल गवर्नमेंट नामक इसी क्षेत्र में लाकर रख दिया गया। मेंबर ऑफ द पोलिश intelligentsia were murdered in large number of order to keep the entire people
इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली सर्वाइवल, और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, जो सब कुछ जानने वाले लोग थे, उनको मारा गया। और पोलैंड ने पूरी तरीके से समाज में जो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो लोग थे उनको गुलाम बनाने की चाल चली। आर्यन जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया गया और उनकी टेस्ट कराया गया, उनकी जांच कराई गई, ठीक है, जो रेस एक्सपर्ट्स थे, और उनके पास पहुंचा दिया गया। या अगर वो इस जांच में कामयाब होते थे तो उन्हें जर्मन परिवार में ही पाला जाता था, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता था तो उनको अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था, और उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे थे वो मर जाते थे। जो जनरल गवर्नमेंट थी वहाँ पर बहुत सारे जो गोटोस थे या जो गैस चैम्बर थे, वहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर जितने भी ये ज्यूस थे इनको मारा गया था। Okay students, rest chapter we will discuss on next